हेलो साथियों, मैं आप सभी का भाई शुभम पंडित फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस लेके। मेरे दोस्त, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 3 से 4 दिनों में क्लास नहीं अटेंड हो पाया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी मेरे दोस्त, लेकिन आज से आप सभी का जो वीडियो है डेली अपलोड किया जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपके सामने दिख रहा होगा मेरे दोस्त, ये जो चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको आगे क्या लिखा है। जीव रसायन का विज्ञान। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, जीवित पदार्थ यानी लिविंग मैटर की रसायन को जीव रसायन कहते हैं, यानी जीवित पदार्थ की रसायन को जीव रसायन कहते हैं। जो जीवित पदार्थ है उसकी रसायन को जीव रसायन कहते हैं। अब जीव रसायन क्या है दोस्त, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जीव रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाओं में विद्यमान रासायनिक अवयवों के संगठन तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का एक अध्ययन किया जाता है। यानी कि मेरे दोस्त, जीव रसायन वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित कोशिका यानी जो सेल होते हैं उनके अवयवों तथा संगठन, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में जीव रसायन वह विज्ञान है जिसमें प्रोटोप्लाज्मा यानी जो जीव द्रव्य होता है की संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे दोस्त। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जीव रसायन में रसायन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं जैसे अकार्बनिक, कार्बनिक तथा भौतिक का समावेश होता है। इनमें इन शाखाओं का समावेश उस सीमा तक होता है जहाँ तक कि ये विभिन्न द्रव्यों अर्थात पौधों एवं जंतुओं के रसायन से संबंधित होते हैं। वास्तव में जीव रसायन कार्बनिक रसायन से अधिक निकट है। जीव रसायन रसायन शास्त्र की अन्य शाखाओं की तुलना में नवीनतम है। इस शाखा के अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि जीवित द्रव्य से प्राप्त यौगिक जीवित कोशिकाओं के भीतर सरल यौगिकों को कैसे संश्लेषित होते हैं। कोशिकाओं के अंदर उपयोगी कार्य करने के उपरांत पुनः सरल यौगिकों में कैसे अपघटित होते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है, जीव रसायन का कार्यक्षेत्र। ठीक है दोस्त, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जीव रसायन का कार्यक्षेत्र। कृषि विज्ञान की विभिन्न विषयों के अध्ययन में जीव रसायन महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीव रसायन के कार्यक्षेत्र का वर्णन इसे निम्न मुख्य शाखाओं में विभाजित करके कर सकते हैं। अब इसका पढ़ते हैं पादप जीव रसायन। ठीक है, जीव रसायन की वह शाखा जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। पादप जीव रसायन अब हम लोग ये पढ़ते हैं पादप जीव रसायन। ठीक है दोस्त, जीव रसायन की वह शाखा जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है पादप जीव रसायन कहलाती है। इसके अंतर्गत पौधों के जीव रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। जीव रसायन की इस शाखा के अंतर्गत पादप प्रजनन, पादप संवर्धन, पादप रोग विज्ञान तथा वानिकी आदि विषय आते हैं। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान क्या कहता है दोस्त कि जीव रसायन की इस शाखा के अंतर्गत मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की कोशिकाओं से संबंधित जैसे जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा पशु चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे की टॉपिक क्या है दोस्त, यानी थर्ड टॉपिक कह रहा है
कि जीव विज्ञान रसायन की वह शाखा है जिसके संबंध में कृषि रसायन, मृदा विज्ञान, पोषण रसायन, दुग्ध रसायन तथा खाद्य रसायन आदि विषयों के साथ व्यापक रूप में होता है। जे वान लिविंग के द्वारा 1803 से 1873 को कृषि रसायन का जनक कहा जाता है। यानी मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कृषि रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो वान लिविंग को, यानी जे वान लिविंग को कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जे वान लिविंग को मेरे दोस्त कृषि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं औद्योगिक जीव रसायन। औद्योगिक जीव रसायन कहता है कि जीव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से संबंध रखती हैं। इसके अंतर्गत औषधि उद्योग, खाद्य संरक्षण, उर्वरक उद्योग, काष्ठ तकनीक आदि आते हैं। इसका उपयोग शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज उद्योग और किण्वन में भी होता है। अब हम लोग देखते हैं फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है दोस्त? फार्मेसी होता है कि जीव रसायन का मानव स्वास्थ्य तथा बीमारियों से गहरा संबंध है। दवाइयों के क्षेत्र में जैव रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। जीव रसायन के ज्ञान बिना नई नई औषधियों की खोज नहीं की जा सकती है। जैव रासायनिक अनुसंधान का प्रभाव चिकित्सा विज्ञान पर अत्यधिक पड़ता है। फार्मेसी में जैव रासायनिक टेस्टिंग में से निम्न बातों को भली भांति समझा जा सकता है। दवाइयों के कार्य करने का तरीका, ड्रग का अर्थ जीवन काल, दवाइयों के रख रखाव की दशाएं, औषधियों का उपापचय, औषधियों के विषैले या विपरीत प्रभाव। जीव रसायन का ज्ञान होने पर जैव रसायन शास्त्री जो औषधियों पर कार्य करते हैं किसी रोग विशेष का उपचार करने में सक्षम होते हैं। जीव रसायन के ज्ञान में निम्न कई दशाओं में से रासायनिक प्रक्रमों को भली भांति समझा जा सकता है। जैसे दोस्त डायबिटीज, जैसे क्या है डायबिटीज, हाइपर अमोनीमिया, जोड़ों का दर्द, किडनी का रोग, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, एसिडोसिस तथा एक्लोसिस। ठीक है दोस्त, आइए पढ़ते हैं दांतों में फ्लोरिसे भी देख लेते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। यदि किसी रोगी को जोड़ों में दर्द का अनुभव होता है, यदि किसी रोगी को जोड़ों में दर्द का अनुभव होता है, यानी मेरे दोस्त आज के समय में वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी महिलाओं के पैरों में दर्द हमेशा बना रहता है, ठीक है, होता है, तो डॉक्टर जैव रासायनिक विश्लेषण करके पता लगा सकता है कि वह यूरिक अम्ल के आधिक्य के कारण तो नहीं है। अतः जीव रसायन के ज्ञान में दर्द के कारण पता चल सकता है। जीवन रसायन के ज्ञान से शरीर में विभिन्न विटामिनों के कार्यों तथा अभाव रोगों का पता चल जाता है। शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन का पता भी जीव रसायन के ज्ञान से चल जाता है। नर्सिंग के क्षेत्र में भी क्लिनिकल जीव रसायन का बहुत महत्व है। इसके आधार पर ज्ञान के अस्पताल में रोगी की वास्तविक स्थिति के बारे में नर्सें भी संबंधित टेस्ट करके रोग एवं उपचार का पता लगा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, 6 टॉपिक क्या है कि दैनिक जीवन में जीव रसायन का महत्व। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छे से। जीव रसायन के ज्ञान से दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति में नए टेक्नोलॉजी का विकास बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। भोज्य संयोजी तथा कृत्रिम मिठास करने वाले पदार्थों की उपलब्धता भी जीव रसायन से आसानी से संभव हो जाती है। ठीक है दोस्त, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक दिया है 1:3, यानी जीव रसायन का महत्व। जीव रसायन का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत महत्वशाली है। यह कृषि, औषधियों एवं चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। जीव रसायन के कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं। यह फसल उत्पादन में वृद्धि करने में उपयोगी है। यह सब्जियों तथा फूलों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खाद्य पदार्थों को तैयार करने एवं उनको संग्रह करने में उपयोगी है। यह अनेक जीन्स की क्रियाओं तथा उनके एंजाइम्स के साथ संबंध में जानने में सक्षम है। पौधों तथा जंतुओं में वंशागति समझने के लिए आनुवंशिक भी जीव रासायनिक क्रियाओं पर भी निर्भर करते हैं।
यह जंतुओं को आहारी आवश्यकताओं को ज्ञात करने में सहायक है। इससे कुपोषण को दूर करके पशुओं को उचित पालन पोषण में सहायता मिलती है। यह औषधियों के आविष्कार का उपयोग में लाभकारी होते हैं। यह रोगी तथा मनुष्यों तथा जंतुओं के उपचार में उपयोगी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञान के इस नवयुग में जीव रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है दोस्त, आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कोशिका तथा इसका जैव रासायनिक संगठन। सभी कोशिकीय जंतु तथा पौधों का शरीर प्रोटोप्लाज्मा की बनी है, जिन असंख्य एवं संगठित इकाइयों का उपखंडों का बना होता है उन्हें कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव की रचना असंख्य कोशिकाओं से निर्मित होती है। वास्तव में कोशिकाओं ही वह ईंटें होती है जिनके द्वारा वनस्पति एवं जंतु जगत का भवन बना हुआ है। कोशिका का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में नवनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक बोतल की कार्क की पतली अनुप्रस्थ काट की इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर बताया कि इसका निर्माण असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसमें कोशिका या कोशा कहते हैं। अतः कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 में की थी। तो यानी देखिए दोस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1965 में। आइए देखते हैं कोशिका की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। कोशिका सभी जीवधारियों के मूलभूत रचना तथा कार्यों की सबसे छोटी एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जीवन रूपी भवन की ईंट होती है। कोशिकाएं निम्न दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं की संरचना अत्यंत सरल होती है। इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। इस प्रकार कोशिकाएं जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका, यहाँ कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती है। इनमें प्रायः सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, आइए आगे 2-3 मिनट और देख लेते हैं। मानव शरीर में लगभग 10 ट्रिलियन यानी 10 के पावर 13 कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये शरीर के लिए एक संरचना प्रदान करती है तथा भोजन से पोषक ग्रहण करती हैं। इन पोषकों से शरीर को ऊर्जा उपलब्ध होती है और यह ऊर्जा शरीर में विभिन्न कार्यों के संपन्न होने में सहायता करती है। ये कोशिका में मुख्यतः 3 भाग, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक और उनके मध्य साइटोप्लाज्म होता है। किसी कोशिका का साइटोप्लाज्म एक कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है दोस्त, साइटोप्लाज्म में अनेक संरचनाएं होती है जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं। सभी जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। सभी कोशिकाओं में डीएनए होता है जो डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड होती है, जिसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रौढ़ आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एंजाइम आदि विभिन्न प्रोटीन निर्मित होती है। एक कोशिका में विभिन्न जैव अणु होते हैं। तो ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कोशिका का केंद्रक, यह सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट यह ऊर्जा उत्पादन करता है तथा इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस। एंडोप्लाज्मिक जालिका किसे कहते हैं, यह अणुओं के लिए संचरण नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। गाल्गी काय, इसमें कोशिका द्वारा संश्लेषित बड़े अणु जैसे प्रोटीन तथा लिपिड विद्यमान होते हैं। राइबोसोम, ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो अमीनो अम्लों को प्रोटीन में परिणत कर देते हैं। लाइसोसोम तथा पराक्सीसोम, इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम, ये कुछ फंजाई तथा एल्गी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये साइटोस्केलेटल का प्रबंधन करते हैं। रिक्तिका, वैक्यूम, ये जल या जल में घुले पदार्थों से भरे हुए रिक्त स्थान होते हैं, कोशिका के अंदर निश्चित होते हैं। आइए दोस्त देखते हैं। दबाव बनाने का कार्य करते हैं। इनमें भोजन तथा निरर्थक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। इनमें कुछ अतिरिक्त जल भी जमा हो जाता है। मानव सेल,
यूकैरियोटिक होती है जिनमें केंद्रक तथा कोशिकाओं के अन्य सूक्ष्मांग ऑर्गेनेल्स उपस्थित। देखिए दोस्त आ गया प्रैक्टिस सेट इसका। देखिए क्या लिखा है, आप जीव रसायन से क्या समझते हैं। जो दोस्त अभी हम लोगों ने पहला ही टॉपिक पढ़ा कि जीव रसायन क्या है। देखिए क्या दिया, कोशिका की परिभाषा यानी साइटोप्लाज्मा वही दिया है दोस्त। जीव रसायन का फार्मेसी में योगदान, जिससे हम लोग अगर फार्मेसी ना होता तो दवाओं का ज्ञान ना होता, वही चीज़ है दोस्त। कोशिका के ऑर्गेनेल क्या है, जीव रसायन की परिभाषा। देखिए दोस्त इसका देख लीजिए एक बार, अति लघुत्तरीय प्रश्न करा देता हूँ आप लोगों का कि जीव रसायन की परिभाषा दीजिए। तो जीव रसायन परिभाषा को आप एक लाइन में दीजिएगा कि जीवित पदार्थ की रसायन को जीव रसायन कहते हैं। जीवित पदार्थ की रसायन को जीव रसायन कहते हैं। आगे देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री शब्द किसने दिया। तो बायोकेमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कार्ल न्यूबर्ग ने सन 1903 में दिया। यानी बायोकेमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में किया। आधुनिक जीव रसायन का पिता कौन माना जाता है। तो फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लेवासिये को, फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लेवासिये को आधुनिक जीव रसायन का पिता माना जाता है। अगला दिया है दोस्त कि कृषि रसायन के संस्थापक का नाम बताइए। तो देखिए दोस्त अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट मैंने लगाया था कि कृषि रसायन की नींव रखने वाला J1 लिविंग माना जाता है। J1 लिविंग माना जाता है। अगला दिया है दोस्त कि मानव शरीर के जोड़ों में दर्द किस रसायन के अधिक होने के कारण होता है। जो हम पढ़ रहे थे दोस्त, अभी हमने पढ़ाया ना कि औरतों में आज के समय में ज़्यादा ठेहुना पकड़ लेता है, तो वही होता है दोस्त यूरिक अम्ल बढ़ जाने के कारण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए इसका देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं कि जीव द्रव्य की रसायन को क्या कहते हैं। तो जीव रसायन कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य की रसायन को क्या कहते हैं, जीव रसायन। अगला दिया दोस्त, वह विज्ञान जिसमें प्रोटोप्लाज्मा की संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो जीव रसायन कहलाता है। अगला टॉपिक है दोस्त कि जीव रसायन की वह शाखा जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है। पादप जीव रसायन कहलाती है। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त, सत्य असत्य भी पढ़ लेते हैं कि हुलर ने अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण आरंभ किया था, यह सत्य है। वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, सत्य है। लेवासिये कृषि रसायन का जन्मदाता माना जाता है, यह असत्य है। ठीक है दोस्त, आगे दिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको हम लोग दोस्त अगले वीडियो में देख लेंगे, या तो बोलिए इसको भी दिखा देते हैं, करा देते हैं। देखिए क्या दिया है कि आधुनिक जीव रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा दोस्त सी, यानी लेवासिये। कोशिका में ऊर्जा गृह होता है, तो कोशिका में ऊर्जा गृह जो होता है दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर में जोड़ों का दर्द यूरिक अम्ल के कारण होता है दोस्त, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज की एक ही क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्त आप सभी का जितना भी क्लास है कंप्लीट करा दिया जाएगा आज से रेगुलर। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।